औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 40 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ गैस एक्सचेंज को देखेंगे कि कैसे जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ करती है। इस चैप्टर में जो आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि जो कार्बन ऑक्सीजन है उसने एल्वियोलाई से निकल कर पुल्मोनरी ब्लड में जाना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने क्या करना है, उसने आपकी पुल्मोनरी ब्लड से निकलकर एल्वियोलाई में जाना है, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो पुल्मोनरी ब्लड में ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कि गैस डिफ्यूजन होती क्या है। मतलब जो गैस डिफ्यूजन है क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, इसको आप डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी की ज़रूरत होती है डिफ्यूजन के लिए। डिफ्यूजन को आपने जब भी परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी तो होती है एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बाकी सारे पर जो है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर मोशन एक्सर्ट कर रहे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये है। अब क्या है कि आप एक क्लोज वेसल लें, मतलब कि उसके अंदर एक साइड पर आपने जो है वो एक गैस का पार्शियल प्रेशर कम है और एक साइड पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो गैस है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की मूव करेगा, और इसको आप नेट डिफ्यूजन ऑफ गैस कहते हैं, नेट डिफ्यूजन ऑफ गैस। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है। मतलब कि एक गैस है वो सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस और एल्वियोलाई पर जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रेशर ऑफ अ गैस, एक गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है रेस्पिरेटरी पैसेजेस पर, वो जो है वो फोर्स वो इक्वल होती है वो फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, एक सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं किसी भी इंस्टेंट पर, ये उसकी इक्वल होती है। ठीक है, अब क्या है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, मतलब प्रेशर ऑफ गैस है, एक गैस का प्रेशर है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस की कितनी कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेट डिफ्यूजन है, नेट डिफ्यूजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा जो है नेट डिफ्यूजन होगी। अब पार्शियल प्रेशर जो है वो कहते हैं कि क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर है कि जो प्रेशर जो एक गैस अलोन एक्सर्ट कर रही है उसको आप पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे समझेंगे कि जो आपकी नाइट्रोजन है उस एटमॉस्फेयर में 79% है और ऑक्सीजन कितना 21% है, तो जो नाइट्रोजन का आपके पास पार्शियल प्रेशर होगा वो है आपके पास 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जो ऑक्सीजन है उसका कितना है 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो टोटल मिला के कितना बना 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इतना होना चाहिए आपके पास टोटल पार्शियल प्रेशर है, तो इतना जो है वो आपके पास टोटल जो है 600 और 160 जो है वो पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन थी वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेशर ऑफ गैस जो डिज़ोल्व हो रही है वाटर और टिश्यूज़ के अंदर। एक गैस जो है वो वाटर और टिश्यूज़ के अंदर डिज़ोल्व हो रही है, उसके ऊपर भी जो है वो प्रेशर वगैरह एक्सर्ट हो रहा है, बिकॉज वो जो है वो मोशन परफॉर्म कर रही है, मोशन परफॉर्म करेगी, डिफ्यूजन होगी तो उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा। तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हेनरीज लॉ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हेनरीज लॉ क्या होता है। आपने याद रखना है जो हेनरीज लॉ है इसके मुताबिक क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर जो है वो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसकी क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक गैस जिसका पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की बनिस्बत, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा और जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। जिस गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ अ गैस
मतलब कि एक एल्वियोलाई के अंदर गैस है, मतलब कि क्या चीज़ है कि एक गैस लो कंसनट्रेशन में एक जगह है और दूसरी गैस जो है उसका पार्शियल प्रेशर दूसरी साइड पे जो है वो ज़्यादा है, तो वो जो है वो लो गैस जो हाई जगह से जो है वो लो की तरफ मूव करेगी, मतलब कि जो उसकी जो डिफ्यूजन होगी जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से जो है वो लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगी। अब इस चीज़ को भी हम एक डायग्राम उससे जो है वो एग्जांपल से समझ लेते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेट डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा पी, मतलब पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के। तो जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पुल्मोनरी ब्लड में ज़्यादा होती है, ठीक है, उसका लेवल उधर ज़्यादा है, तो उसने जो है उसका एल्वियोलाई के अंदर लेवल जो है वो कम है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड उधर कम है, तो उसने हाई लेवल से लो की तरफ मूव करना है, ठीक है, उसने पुल्मोनरी ब्लड से निकलने की कोशिश करनी है, उसने एल्वियोलाई में जाने की कोशिश करनी है। अब एल्वियोलाई में आपका जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर ज़्यादा है और जो पुल्मोनरी ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम है, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो अंदर स्टोर थी। तो ऑक्सीजन ने जो है वो हाई कंसनट्रेशन की तरफ से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना है, तो उसने पुल्मोनरी ब्लड में जाने की कोशिश करनी है। ये एग्जांपल होगी नेट डिफ्यूजन की आपकी। अब वाटर वेपर जो आप जैसे देखें, जैसे आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, उसके साथ जो है वो कहते हैं नॉन ह्यूमिडिफाइड एयर जो है वो आता है आपके साथ, ठीक है, तो उसमें जो है वो कहते हैं वाटर वेपर्स जो है वो एवेपोरेट कर जाएंगे और सिर्फ एयर जो ह्यूमिडिफाई हो जाएगा। तो जो वाटर वेपर्स जो है वो एस्केप कर रहे हैं सरफेस से, वो पार्शियल प्रेशर जिसकी मदद से जो है वो वाटर वेपर्स जो है वो एस्केप कर रहे हैं सरफेस से, इसको आप क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। और वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है जो नेट टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो रूम टेम्परेचर है उस पर कितनी है, 47 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। अब इसकी वैल्यू जो है आपके पास जो वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी। अब जो वेपर प्रेशर है वाटर का 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसका जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो आपने याद रखना वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नेट डिफ्यूजन है, नेट डिफ्यूजन सबसे पहले तो हमने कहा नेट डिफ्यूजन, अब ये फार्मूला आपको आना चाहिए, नेट डिफ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एस ओवर डी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट मॉलिक्यूलर वेट। अब डेल्टा पी क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा पी जो है वो आपको पार्शियल प्रेशर शो कर रहा है, ए आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया शो कर रहा है, एस जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्युबिलिटी, और जो एम डब्ल्यू है ये आपको मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डी है ये डिस्टेंस शो कर रहा है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और जो नेट डिफ्यूजन है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको एक और चीज़ का पता होना चाहिए कि जो ये है सारी टर्म, इस सारे को आप क्या कहते हैं, आप इसको कहते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और ये हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, हर गैस के लिए डिफरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट। इस सब को आपने क्या कह दिया, डिफ्यूजन कोफिशिएंट कह दिया। तो समझ आ गई होगी नेट डिफ्यूजन जो है पार्शियल प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डी के भी जो है वो डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी नेट डिफ्यूजन कम होगी, और मॉलिक्यूलर वेट के भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और सॉल्युबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट के देखिए, डिफ्यूजन कोफिशिएंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेट डिफ्यूजन। अब हम आते हैं जी अपने मेन टॉपिक पर, मतलब कंपोजिशन ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेरिक एयर आर डिफरेंट, मतलब कि जो एल्व्यूलर एयर होता है और एटमॉस्फेरिक एयर है वो कभी भी एक दूसरे के रिजेंबल नहीं करते, मतलब उनमें डिफरेंट होती चीज़ें। सबसे पहले तो ये है पॉइंट के जो आपका एल्व्यूलर एयर है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो रिप्लेस हो रहा है बाय एटमॉस्फेरिक एयर से, ठीक है, पार्शली रिप्लेस हो रहा है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसने पुल्मोनरी ब्लड से निकल के एल्व्यूलाई में आना है, और जो आपकी गैस ऑक्सीजन है इसने जो है वो एल्व्यूलाई से निकल के पुल्मोनरी ब्लड में जाना है। उसके अलावा जो चौथे नंबर पर चीज़ आपने याद रखनी वो ये है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा होता है वो ह्यूमिडिफाई हो रहा होता है बिफोर गोइंग टू एल्व्यूलाई। अब जो जो आप एल्व्यूलर एयर एटमॉस्फेरिक एयर लेके आ रहे होते हैं उसमें वो कंसिस्ट कर रहा होता है आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे मेनली, ठीक है।
तो वो कहते हैं कि जैसे ही वो आगे आते हैं ह्यूमिडिफाई होता है, ह्यूमिडिफाई होने के बाद क्या है कि जो H2 होता है इसको ह्यूमिडिफाई करने के बाद इनके पार्शियल प्रेशर में कमी ले आते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन का पहले पार्शियल प्रेशर कितना था, 597 था, वो कितना ले आएगा, 563 ले आएगा। ऑक्सीजन का कितना था, ऑक्सीजन का आपके पास था 159, उसको कितना ले आएगा, 149 पर ले आएगा। ठीक है, तो इससे जो है वो आपके ह्यूमिडिफाइड एयर में जो आपके डिफरेंट पार्शियल प्रेशर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर से ह्यूमिडिफाइड एयर में कम हो रहे हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन है उसका एल्व्यूलर एयर में जो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, जो ऑक्सीजन है उसका एल्व्यूलर प्रेशर एयर जो है उसमें प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं जी, एल्व्यूलर एयर कितना जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर से रीन्यू होता है, ये चीज़ हम देखते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एल्व्यूलर एयर की रीन्यूएशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिडुअल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है लंग्स की, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना लंग्स में जो एयर रह जाता है उसकी वैल्यू कितनी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसकी 2300 मिलीलीटर वैल्यू है। और जो आपका टाइडल वॉल्यूम है कि नॉर्मली कितना एक्सपायर हो रहा है वो कितनी है, 350 है मिलीलीटर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि टोटल इतना है और इतना रीन्यू, मतलब कि कितना निकल रहा है और कितना रीन्यू हो रहा है एल्व्यूलर एयर। तो इतना टाइम लग जाएगा आपको कि आप जो है वो उसको रीन्यू करते रहें एल्व्यूलर एयर को, सारा रीन्यू नहीं हो सकता, बहुत टाइम चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा एयर जो है वो अनरीन्यू रह जाता है एल्व्यूलर एयर के अंदर, और कुछ जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक एयर से जो है रिप्लेस होता रहता है। ठीक है, अगर आप 16 ब्रेथ्स भी ले लें उसके बाद भी जो एल्व्यूलर एयर जो है वो आपका पूरी तरह से रीन्यू नहीं होता। अब एल्व्यूलर वेंटिलेशन जो है वो, जितनी एल्व्यूलर वेंटिलेशन नॉर्मल एल्व्यूलर वेंटिलेशन से जो है वो हाफ ऑफ द गैस जो है, हाफ गैस जो है वो कितनी रिमूव हो रही है, कितने मिनट में, 17 सेकंड्स के अंदर। और अगर एक एल्व्यूलर जो वेंटिलेशन है वो नॉर्मल नहीं है और वो स्लो है तो उससे कितनी देर में रिमूव होगा, 34 सेकंड में होगा। और एक ये कंडीशन है कि अगर बहुत तेज़ है एल्व्यूलर वेंटिलेशन तो उससे कितनी देर में हो जाएगा, उससे 8 सेकंड में हो जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अपना लास्ट चीज़ की, जो स्लो रिप्लेसमेंट ऑफ एल्व्यूलर एयर है, कि जो एल्व्यूलर एयर इतना स्लोली जो रिप्लेस हो रहा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो फौरी तौर पर जो ब्लड के अंदर जो गैसेस होती हैं उनकी जो कंसनट्रेशन है गैसेस की वो सडन राइज ना कर जाए, गैस कंसनट्रेशन जो है वो सडन राइज ना करे, ताकि पीएच के अंदर इतना जल्दी चेंज ना आए और बफरिंग एक्शन पे जो है वो इतना तेज़ चेंज ना आए, और जिससे जो है वो सडन जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए और इससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि एल्व्यूलर एयर जो है वो इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होता। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी जो हमारे जो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये अपना चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।